और जरा इसे देखो। इस चार्ट में जैसे आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप समुद्र की गहराइयों में घुसते जाते हो, ऑर्गेनिजम्स का साइज बड़ा होते जाता है। इनफैक्ट सिर्फ यही क्यों, हम इसे एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें, तब भी यूल नोटिस कि पहले तो जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जीव अफ्रीकन एलिफेंट, आसमान में उड़ने वाले सबसे बड़े जीव एल्बाट्रॉस से एटलीस्ट 3 गुना बड़ा है, और फिर आगे डीप सी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल इस अफ्रीकन एलिफेंट से भी 11 गुना ज्यादा बड़ा है। Isn't that contradictory? क्योंकि टेक्निकली आसमान से पानी की गहराइयों तक आते आते जिस इंटेंसिटी से डेंसिटी और प्रेशर बढ़ता है, उस इंटेंस प्रेशर के तले ये साइज का ट्रेंड तो बिल्कुल उल्टा चलना चाहिए था और डीप सी के जीव सबसे छोटे होने चाहिए थे। सो डीप सी में आखिर ऐसा क्या खेल चल रहा है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं? वेल, इसी के सवाल के साथ हमने इन डीप सी मॉन्स्टर्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर रिसर्च करना शुरू किया और फिर हमें पता चला कि आज के जितने भी डीप सी जायंट्स हैं वो सारे आज से 66 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी हो ना हो उनके बढ़ने की शुरुआत उसी चिक्सुलाब एस्टेरॉयड से हुई जो डायनासोर्स के अंत का कारण बना। आई नो ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, पर बिलीव मी, हमने अपनी छानबीन में ये पाया कि डीप सी में साइज का बढ़ना ये फिशेस ने एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद इस फेजेस से गुजरने के बाद अचीव किया, वो भी प्रेज और प्रेडेटर्स के बीच हुए ऐसे युद्ध से जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए ट्रिक्स इजाद करती रही। वेल, मे बी आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए चलिए आपको मैं पास्ट में लेके चलता हूं। सो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले जब चिक्सुलाब एस्टेरॉयड धरती से टकराया था तो उसके गिरते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था और बढ़ते तापमान के साथ समुद्र की ऊपरी सतह भी गर्म हो चुकी थी और इससे हुआ ये कि ना चाहते हुए भी ऊपरी सतह में रहने वाले जीव अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में भागने लगे। अब ऐसे समय में सभी जीवों का एक साथ एक ही समय पर गहराई में रहना, मतलब समझ रहे हो? जी हाँ, इससे शिकारियों के बीच में खाने के लिए कंपटीशन बढ़ गया और अल्टीमेटली इसका सबसे ज्यादा असर शिकार बनने वाले जीवों पर पड़ा। और बस फिर क्या था, शिकार बनने वाले जीवों का सर्वाइवल ही क्वेश्चन में आ गया था और इसीलिए एक स्ट्रक्चरल चेंज आना बिल्कुल नेसेसरी था। मीटियोर क्रैश के कुछ ही सालों में शिकारों में कुछ वियर्ड जेनेटिक म्यूटेशन देखने लग गए जिससे कि उनके अंदर बदलाव शुरू हो गया। सबसे पहले तो उनका स्किन कलर ही रेड हो गया जिससे कि इन जीवों को समुद्र की गहराइयों में काफी अच्छा एडवांटेज मिलने लग गया क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। अब आई नो आप लोग में भी पूछोगे कि ये लाल कलर पानी में दिखाई क्यों नहीं देगा? वेल, शायद आप कुछ भूल रहे हो। रेड लाइट समुद्र की गहराई तक आते आते फिल्टर हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच कोई रेड लाइट बचता ही नहीं है जो इन लाल फिशेस से रिफ्लेक्ट होकर प्रेडेटर्स की आंखों तक पहुंचे। नतीजा, इन चेंजेस ने सारा गेम प्रेस के फेवर में पलट दिया और इसे टैकल करने के लिए प्रेडेटर्स ने फिर अपना दाव खेला। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए इस तरीके से कि वो अंधेरे में प्रे को देखने के लिए अपनी खुद की लाइट इजाद किए, जिसे आज हम साइंटिफिक भाषा में बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जो कि नेचर की एक ब्यूटी है बाय द वे। अब प्रेडेटर्स को इसकी मदद से लाल हो या काला हर रंग अंधेरे में साफ दिखाई देने लगा और इससे उस वक्त प्रेडेटर जीव फिर एक बार प्रेस पर भारी पड़ने लगे। यानी अगेन ऑल बॉल प्रेस के कोर्ट में था और उनकी बारी थी अपने सर्वाइवल के लिए एक तगड़े स्ट्रक्चर में तब्दील होने की जो उनके सर्वाइवल रेट्स को बढ़ा सके। और जानते हो उसके बाद उनमें किस प्रकार का एवोल्यूशन आया? नहीं, उनका साइज अभी तक नहीं बढ़ा। वेल, उस दौरान उन्होंने एक ऐसा फीचर डेवलप किया जो कि एक ब्रिलियंट और अनोखा सोल्यूशन था कि लाइट प्रैक्टिकली उनके बॉडी के आर पार जा सकती थी। सो अब क्या लगता है आपको, इस नए फीचर ने क्या उन प्रे फिशेस को उनके सर्वाइवल में हेल्प की होगी? जब प्रेडेटर्स का पलड़ा भारी होने लगा तब प्रेज ने एवोल्यूशन के तहत अपनी पूरी बॉडी को ही ट्रांसपेरेंट कर लिया। मतलब बेसिकली अब प्रेडेटर्स टॉर्च लेके आए या बिना टॉर्च के प्रेज उनके सामने होंगे और फिर भी वो उन्हें देख नहीं पाएंगे। इंटरेस्टिंग राइट? कि कैसे नेचर बिना किसी भेदभाव के सबको समान मौका देती है टू इवॉल्व, सर्वाइव एंड थ्राइव। फिर वापस से कुछ मिलियन साल बाद नेचर ने सिक्का पलट दिया। एक बार फिर से खेल प्रेस के फेवर में पलट गया और प्रेडेटर्स को मजबूरन फिर सीधा नेचर को ही चैलेंज करना पड़ा। अब बेसिकली हुआ ये कि प्रेस के ट्रांसपेरेंट होने से प्रेडेटर्स अब समझ गए थे कि उनकी आंखों का अब कोई यूज नहीं था और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें छोटी करना शुरू कर दी। तो फिर आगे जाकर
जाकर थोड़ा और इवॉल्व होने पर विद टाइम पूरी तरीके से गायब ही हो गई। सो एवोल्यूशन का एक सिंपल सा फंडा है, व्हाटएवर यू डोंट यूज यू लूज इन द लॉन्ग रन। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर इनकी आंखों के साथ भी। अब इससे आगे क्या हुआ होगा, कैन यू गेस इट? चलो कोई नहीं, मैं बस एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा और आपको सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कि आप अपने मोबाइल का कैमरा अगर ऑन रखकर कोई गेम खेलोगे तब वो गेम स्मूथ चलेगा, या फिर कैमरा बंद करके खेलोगे तब वो गेम स्मूथ चलेगा? यस, ऑब्वियसली जब बंद करके खेलोगे तब वो गेम स्मूथ चलेगा, राइट? और बस ऐसा ही कुछ हुआ उस वक्त भी इन बिना आंखों वाले प्रेडेटर्स के साथ। जैसे इन डीप सी प्रेडेटर्स की आंखें चली गई, उन आंखों को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर यूज हुआ करती थी, वो अब ये प्रेडेटर्स अपनी बाकी सेंसेस को मजबूत करने में इस्तेमाल करने लगे। बिकॉज ऑफ विच ये जीव दो अलग अलग स्पीशीज में ही ब्रांच हो गए। एक वो जो प्रेजेंट डे एंगलर फिश की तरह 1 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को सूंघ सकते थे, और दूसरे वो जो प्रेजेंट डे डॉल्फिन्स और व्हेल्स की तरह एको लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद शिकार को भी एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकते थे। नतीजा, इन एवोल्यूशनरी अपग्रेड्स के बाद प्रेडेटर्स ने मानो गहरे समुद्र में कत्लेआम मचा रखा था। जो प्रे मिलता उस पर एक साथ सारे टूट पड़ते, और इससे माहौल इतना गर्मा गया कि फाइनली प्रेस की तादाद तेजी से घटने लग गई। लेकिन इस खाने की कमी के कारण मजबूरन प्रेडेटर्स का साइज बढ़ने लग गया। अब आई नो ये सुनने में काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा, पर इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए ना जरा इसे देखो। ये एक 7.3 मीटर लंबी और 1.4 टन भारी मादा ग्रीनलैंड शार्क जो पिछले 400 सालों से जिंदा है और अपनी टीनेज प्यूबर्टी ही करीब 150 साल की होने पर रीच करती है। पता है क्यों? क्योंकि क्लाइबर्स रूल के अनुसार खाने की कमी के कारण इसने पहले तो फैट स्टोर करके अपने साइज को बढ़ाने का मैकेनिज्म अपनाया, जिसके बाद फिर इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग गया, और इसी स्लो मेटाबॉलिज्म के साइड इफेक्ट के तौर पर इसकी उम्र आज लंबी हो गई है। वेल, अगर इसे थोड़े और आसान शब्दों में समझाऊं तो देखो, अगर लेट्स से आपके पास 1-1 किलो के 1000 मुर्गे हैं और दूसरी तरफ है 1000 किलो की एक सिंगल व्हेल, जिसमें पर किलो 10 कैलोरीज की हीट जनरेट होती है। तो अब कंसिडरिंग हर एक जानवर अपने शरीर के सरफेस से कुछ हीट लीक भी करता है, आप देखोगे कि 1 किलो के 1000 मुर्गों का टोटल सरफेस एरिया 1000 किलो की एक व्हेल से ज्यादा निकल कर आता है। यू नो व्हाई? क्योंकि एक व्हेल के शरीर में कई सारे 1-1 किलो के स्फीयर्स बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं बल्कि अंदर छुपे हैं। यानी ऐसे जीव अब अगर कुछ खाते भी हैं तो उससे मिली एनर्जी को वो चर्बी यानी कि फैट्स के रूप में स्टोर करके अपनी साइज को बढ़ा सकते हैं, और इसके फिर आगे चलकर अपने अलग फायदे हैं। पहला तो ये कि आपके साइज की वजह से आपसे अन्य शिकारी पंगा लेने से डरते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं, और दूसरा बर्गमैन्स रूल के अनुसार एक्स्ट्रा चर्बी डीप सी के ठंडे पानी में स्वेटर की तरह काम करती है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ दीस पेंगुइन्स। साउथ पोल की तरफ से खींची गई इस फोटो में आप ये साफ देख सकते हो कि गर्म इक्वेटर के पास रहने वाले गैलापागोस पेंगुइन्स सबसे छोटे हैं, और फिर उनसे बड़े हैं अर्जेंटाइन पेंगुइन्स, और इन सब में सबसे बड़े हैं साउथ पोल के ठंडे पानी में रहने वाले एंटार्क्टिक पेंगुइन्स। दिस शोज कि जैसे जैसे हम कोल्डर रीजन्स की तरफ बढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स का साइज बढ़ते चला जाता है, और बस इसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी है, आइलैंड जाइगैंटिज्म का। जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स। ये दोनों एक ही स्पीशीज है, वेटा, जिनमें बस फर्क इतना है कि एक का साइज चूहों की वजह से आज छोटा हो चुका है। असल में आज से कई सालों पहले इन वेटास का प्रेडेटर सिर्फ एक ही बर्ड हुआ करता था, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि कुछ साइंटिस्टों ने न्यूजीलैंड मेनलैंड में चूहों को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने देखते ही देखते इन वेटास की तादाद ड्रास्टिकली घटा दी। अब इसके रिस्पॉन्स में वहां के वेटास ने एक बिहेवियर ट्रेट अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपने साइज को छोटा कर लेते थे ताकि उन्हें छुपने में आसानी हो। पर यही सेम बिहेवियरल ट्रेट पास ही के लिटिल बैरियर आइलैंड के वेटास को आजमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उनका तो वहां कोई प्रेडेटर ही नहीं था, बिकॉज ऑफ विच स्ट्रक्चरली उनका साइज बढ़ने लग गया और वो वहां के एपेक्स प्रेडेटर्स बन गए। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? वेल, यही कि आइलैंड जैसे आइसोलेटेड इकोसिस्टम्स जाइगैंटिज्म या सिंपली साइज के बढ़ने को प्रमोट करते हैं, और क्योंकि डीप सी भी किसी आइलैंड की तरह एक खुद का अलग आइसोलेटेड इकोसिस्टम है, आज से 23 मिलियन साल पहले मेगलोडॉन्स के एक्सटिंक्शन के बाद इसी डीप सी इकोसिस्टम ने भी ब्लू व्हेल्स जैसे जायंट्स को जन्म दिया। अब हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी हमारे मेगलोडॉन एक्सटिंक्शन वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च मार के इजीली देख सकते हो। यहाँ उसे रिकॉल करने का मतलब बस इतना है कि आइलैंड जाइगैंटिज्म वाला फिनोमेनन डीप सी में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, एक्सेप्ट यहाँ पर डीप सी और शैलो सी के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होते।
और एक गहरे समुद्र का जीव अगर खतरनाक निकला तो वो दूसरे फलते फूलते इकोसिस्टम्स को भी बर्बाद कर सकता है। इनफैक्ट इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है ये नॉर्वेगियन क्रैब। असल में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले कुछ सालों में ये क्रैब्स रशिया से नॉर्वेगियन कोस्ट की ओर चले गए और वहां उनका कोई मुकाबला ना होने के कारण उन्होंने बाकी के जीवों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि अगर ये बड़े बड़े जीव सरफेस पर आ गए तो क्या होगा। और नहीं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसानों को खत्म कर देंगे, क्योंकि साल 2003 में साइंटिस्टों ने डीप सी में रहने वाले इस ब्लॉबफिश को समुद्र की सतह पर लाकर देखा था, लेकिन सतह पर आते ही उस ब्लॉबफिश की हालत कुछ ऐसी हो गई थी और उसके बाद वो तुरंत मर गई। और ऐसा उसके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि डीप सी का इंटेंस प्रेशर झेलने के लिए बना उसका शरीर सरफेस पर आते ही प्रेशर घटने के कारण अंदर से फूलने लग गया और फिर पिचक गए। पर ऐसा कब तक चलेगा? जिस तरह इन जीवों ने सर्वाइवल के लिए खुद को डीप सी के हिसाब से ढाल लिया, उसी तरह वो आगे सरफेस पर जीने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को ढाल नहीं पाए। इनफैक्ट हाल ही में साइंटिस्टों को एक ऐसा डीप सी शार्क मिला है जिसे हमारे पूरे इंसानी इतिहास में हमने सिर्फ 2 ही बार देखा है। जानना चाहते हो वो कौन सी शार्क है? इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वेल, इस नायाब शार्क के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया, आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक वीडियोस आपको यहाँ पर देखते रहने मिलेगा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।